हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे। तो आज डियर फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फ्लो प्रोसेस, स्टेडी फ्लो प्रोसेस पे अप्लाई करके टरबाइन, नोजल, बॉयलर और डिफ्यूजर का हम लोग कैसे उस पर अप्लाई करके उसका वर्क डन एंथैल्पी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वहाँ हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की सहायता से हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ज्ञात की थी। SFEE इक्वेशन हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आने वाला एग्ज़ाम करीब करीब 15 दिन और रह गए हैं SSC JEE के एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन फुल एनर्जी के साथ लगा दीजिए, 15 दिन पढ़ लीजिए। उससे पहले भी आप पढ़ रहे होंगे तो ये तो आपको लग रहा होगा कि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो आज आप लोगों के साथ हम क्या डिस्कस करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है आपके लिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो क्या डिफाइन करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी को, और जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या करता है कि एंट्रोपी को डिफाइन करता है विथ रेंडमनेस कि जिससे कि एंट्रोपी को डिफाइन किया जाता है। और एंट्रोपी जो होता है वो डेल क्यू अपॉन टी होता है और ये रैंडमनेस को डिफाइन करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो किसको डिफाइन करता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने लिख रखा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो आप देखिए कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट्स लिखा है यहाँ पे जो कह रहा है कि वर्क इज सेड टू बी हाई ग्रेड एनर्जी। क्या होता है कि वर्क जो होता है वो होता है हाई ग्रेड एनर्जी और जो हीट जो होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है। अब क्या कहने का मतलब क्या है कि जो लो ग्रेड एनर्जी है उसको हम हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं बदल सकते। ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी लो ग्रेड एनर्जी जैसे कि हीट को अगर हम वर्क में बदलें तो वो कभी भी लो ग्रेड एनर्जी को हम हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं बदल सकते। तो हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इम्पॉसिबल वाइल द कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी। अब हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब क्या है कि वर्क है। हम वर्क को क्या कर सकते हैं कि लो ग्रेड एनर्जी मतलब हीट में बदल सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हीट एनर्जी इज ए लो ग्रेड एनर्जी और वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी। तो इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि कह रहा है कि वर्क जो होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है और जो हीट जो होता है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है। तो कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल इज इम्पॉसिबल। कह रहा है कि जो हाई ग्रेड एनर्जी होती है उसको हम लो ग्रेड एनर्जी में नहीं बदल सकते साइक्लिक प्रोसेस में। ये इम्पॉसिबल है कि एक साइकिल प्रोसेस में हम लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं बदल सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि हाई ग्रेड एनर्जी को उसी साइकिल पे लो ग्रेड एनर्जी में बदल सकते हैं और ये पॉसिबल है। उसके बाद आ जाता है आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन में आपको केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आपको दिखेगा, तो उसमें आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो आप देखें यहाँ मैंने केल्विन प्लांक स्टेटमेंट लिख रखा है। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के बारे में कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन। कह रहा है कि वो हीट इंजन बनाना असंभव है जो नेटवर्क
जो प्रोड्यूस करे नेटवर्क इन ए कंप्लीट साइकिल, कि एक ही साइकिल पे क्या करे कि वो वर्क प्रोड्यूस करे और हीट भी एक्सचेंज करे बाई सिंगल रिजर्वायर। जैसे कि आप देखिए, ये मान लीजिए एक सिंगल रिजर्वायर है और इसको हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हीट दे रहे हैं, क्या क्यू दे रहे हैं, तो ये किस में होगा, वर्क में होगा। ये इम्पॉसिबल है, कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल इफ एक्सचेंज हीट को एक्सचेंज करा के बीइंग एट ए सिंगल फिक्स टेम्परेचर। अगर हम सिंगल फिक्स टेम्परेचर कर दें, देखिए ये सिंगल, मान लीजिए ये सिंगल रिजर्वायर हो गया और इसको हम हीट दे रहे हैं यहाँ से Q, और ये क्या होगा कि ये सिंगल रिजर्वायर के द्वारा ये क्या होगा, वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा और ये इम्पॉसिबल है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है सीधा सा कि क्या होगा कि लो ग्रेड एनर्जी का हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। और यही स्टेटमेंट क्या कहता है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, तो वही है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क in a complete cycle if it exchange heat with body at a single temperature। बात इतनी सी समझ में आई, कुछ नहीं है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो वर्क होता है, जो नेट वर्क होता है इन कंप्लीट साइकिल इट एक्सचेंज, जो वर्क हम यहाँ से दे रहे हैं, मतलब हाई ग्रेड, यहाँ से लो ग्रेड एनर्जी हम क्यू दे रहे हैं, तो वो क्या होगा कि कंप्लीट जो होगा वो कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। और यही क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का बस इतना सा मतलब है, आप इतना याद रखेंगे तो एग्जाम में हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि क्या कह रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन। वो हीट इंजन होगा। हीट इंजन हम कैसे बनाते हैं, हीट इंजन कैसे बनाते हैं, यहाँ TH होता है, यहाँ हीट इंजन होता है, ठीक, और यहाँ से वर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है यहाँ से। तो वही कह रहा है कि अगर एक सिंगल रिजर्वायर है और यहाँ से Q दे रहे हैं और सिंगल रिजर्वायर से अगर कोई Q जा रहा है, तो हीट इंजन के द्वारा वर्क, मतलब ये टोटल Q किस में कन्वर्ट हो गया, W में। तो ये क्या है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का मतलब बस इतना है कि जब लो ग्रेड सिंगल रिजर्वायर से कोई हीट दी जाती है तो वो कंप्लीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, तो एक सिंगल रिजर्वायर के द्वारा, और वो भी साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा। तो ये रहा आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंज हीट विथ बॉडी एट ए सिंगल फिक्स टेम्परेचर। ठीक, बात इतनी सी समझ में आई। उसके बाद एक और यहाँ स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है कि टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ कैन नॉट इंटरेक्ट ईच अदर विच वायलेट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कह रहा है कि दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो वो क्या है कि वो वायलेट करते हैं किसको, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। और तीसरा पॉइंट है आपके पास, द मशीन विच वायलेट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड द PPM2। अब PPM1 के बारे में हम पढ़े थे, क्या है PPM1, इसको कौन वायलेट करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। PPM1 जो है वो किसको वायलेट करता है, तो वो करता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। और जो PPM2 है वो वायलेट करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। बात इतनी सी समझ में आई, कुछ नहीं है, बस केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन यही उठा के आएगा, तो यहीं से ये पूरा स्टेटमेंट उठा के वहाँ देगा, तो आपको जज करना है कि सही है कि गलत है।
तो आपको इतना याद रखना है कि अगर सिंगल रिजर्वायर के द्वारा अगर टोटल वर्क और कन्वर्ट हो रहा है, टोटल हीट कन्वर्ट हो रही है किसमें, वर्क में, अगर सिंगल रिजर्वायर दिया है तो ये इम्पॉसिबल है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के तहत। ठीक, अब आ जाते हैं हम क्या नाम, आप क्लासियस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्लासियस स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसको हम मिटा देते हैं। और बताइए सब ठीक होगा सब, और आई होप आप लोग सब पढ़ाई कर रहे होंगे, जल्द से जल्द पेपर होने वाला होगा। आई होप एसएससी पेपर इस बार जल्दी करा दें, इस बार पोस्टपोन नहीं होगा, टाइम पे पेपर होगा, तो आप पढ़ाई अच्छे से करिए। और रही बात थर्मोडायनेमिक्स और हाइड्रोलिक्स की, तो वो तो चल ही रहा है, अब तो डेली क्लास ले रहा हूँ मैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं ले रहा हूँ, तो क्लास तो लगी रही है, तो क्लास तो लगती रहेगी, अब डेली क्लास लूँगा मैं। तो धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स में अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी बचा है। एंट्रोपी के बाद हम अवेलेबल एनर्जी में 2 टॉपिक है, और उसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस पढ़ने के बाद ये थर्मोडायनेमिक्स पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहेंगे 5-5, 10-10, और वो यूथ कंपटीशन जो आता है वो मैंने लेके रखा है और उसको मैं स्टडी किया, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व डेली करेंगे 5-10 क्वेश्चन, छोटी सी वीडियो रहेगी, 5-10 क्वेश्चन, बस जो जितना क्वेश्चन आया है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और वो उसके फैक्चुअल क्या होते हैं, फैक्ट क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, अब आ जाते हैं हम लोग क्लासियस स्टेटमेंट पे। क्लासियस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्लासियस स्टेटमेंट में क्लासियस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्लासियस स्टेटमेंट में क्या बोला क्लासियस जी ने इतना बोला कि कोई भी वो मशीन या वो डिवाइस बनाना असंभव है जो क्या करे कि हीट को ट्रांसफर करे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे। कहे कि क्लासियस जी ने इतना बताया कि क्या कि वो डिवाइस बनाना असंभव है जो क्या करे कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर वो हीट ट्रांसफर करें। कि जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ आप एक बर्फ रख दीजिए, और वो क्या हो कि लो टेम्परेचर हो, और एक लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हो, और एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या हो कि हीट ट्रांसफर ना हो। कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल ट्रांसफर हीट फॉर ए कूलर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी, कि कोई कूलर बॉडी से और हॉटर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर, ऐसा डिवाइस बनाना असंभव है। क्लासियस स्टेटमेंट का बस इतना सा मतलब है कि जहां आपको दिखे क्वेश्चन में कि कोई कूलर बॉडी से हीट ट्रांसफर हॉटर बॉडी की तरफ हो न हो, तो वो क्लासियस स्टेटमेंट होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं क्लासियस स्टेटमेंट क्या होता है। तो लिखना है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a device it is impossible to construct a device which operating in a cycle in cycle। क्लासियस स्टेटमेंट का बस इतना सा मतलब है। देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल ट्रांसफर
हीट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, क्या हॉटर बॉडी। कह रहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। वो डिवाइस बनाना असंभव है जो क्या करे कि हीट ट्रांसफर करे, कहाँ, एक ठंडी बॉडी से कहाँ, एक गर्म बॉडी की तरफ। ये है क्लासियस स्टेटमेंट। तो क्लासियस स्टेटमेंट ने बताया कि क्या करें, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, वो डिवाइस बनाना असंभव है जो क्या करे, ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो ऑपरेट करे उस साइकिल पे, कि जो ट्रांसफर करे हीट को कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ। ये रहा क्लासियस स्टेटमेंट। अब क्लासियस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आ जाता है आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर या हीट इंजन या हीट पंप या रेफ्रिजरेशन के बारे में जानकारी। ये पूरे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट हैं। तो आपको मैंने पढ़ा है क्या कि पहली बात तो ये है कि पहली बात हमने पढ़ा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है, तो एंट्रोपी को डिफाइन करता है। जब एंट्रोपी हमने पढ़ लिया तो एंट्रोपी जब हमने जान लिया कि एंट्रोपी डिफाइन होती है, तब मैंने बताया कि वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी और एनर्जी इज ए हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी। तो जो लो हाई ग्रेड एनर्जी है वो लो ग्रेड एनर्जी में कभी कन्वर्ट नहीं होती है, या साइकिल पे कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन लो ग्रेड एनर्जी को हम हाई ग्रेड एनर्जी में बदल सकते हैं। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या बताया, वो एक सिंगल रिजर्वायर पे टोटल हीट को हम टोटल वर्क में नहीं बदल सकते। ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। क्लासियस स्टेटमेंट ने क्या बोला कि वो कोई भी डिवाइस बनाना असंभव है जो क्या करे कि एक साइकिल पे क्या करे कि कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर करे। ये इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि थर्मल रिजर्वायर क्या होता है। थर्मल रिजर्वायर क्या होता है, तो थर्मल रिजर्वायर बस इतना है कि जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर हो, क्या हो, जिसका क्या हो कि इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो। क्या है थर्मल रिजर्वायर के बारे में जानकारी लेंगे। थर्मल रिजर्वायर अगर बोलें, थर्मल रिजर्वायर थर्मल रिजर्वायर देखते हैं। तो थर्मल रिजर्वायर क्या होता है, थर्मल रिजर्वायर का बस इतना सा मतलब है कि थर्मल रिजर्वायर का मतलब इतना है बस कि थर्मल रिजर्वायर वो होता है जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। क्या होता है कि थर्मल रिजर्वायर का मतलब इतना है कि जिसकी जो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रखता है, कि जिसके ना हीट में कोई कमी आती है अगर कुछ ट्रांसफ़र होता है, या हीट को वो ट्रांसफ़र करता है तो ना कमी आती है, ना उसमें अगर हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है कि इनफाइनाइट होता है। तो हीट जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो थर्मल रिजर्वायर के बारे में लिखेंगे तो ए थर्मल रिजर्वायर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल क्या लिखेंगे, ए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। क्या होगा कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इज डिफाइंड
एज ए क्या होगा, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर या TER इज डिफाइंड एज ए क्या, एज ए लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट क्या, हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। तो मैंने आपको बताया कि थर्मल रिजर्वायर क्या होता है, जिसका इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो, जिसमें ना हीट ट्रांसफर किया जाए तो ना चेंज हो, उससे हीट ट्रांसफर किया जाए तो ना चेंज हो, जिसका जो हीट हो वो इनफाइनाइट हो, जो हीट हो वो इनफाइनाइट हो, विच इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिजेंटिंग एन अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट। वही बात लिखा गया है यहाँ पे, देखिए। तो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी विच is capable of absorbing or rejecting capable of absorbing or rejecting an unlimited क्या, quantity of heat, quantity of heat क्या है, quantity of heat without any appreciable change in its thermodynamic property, without any appreciable change in its thermodynamic property, thermodynamic properties। ठीक, ये रहा थर्मल रिजर्वायर। थर्मल रिजर्वायर क्या होता है? कि थर्मल रिजर्वायर ए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर TER is defined as क्या है, is defined as a large body infinite heat capacity। जो लार्ज बॉडी है या वो थर्मल रिजर्वायर क्या है, एक लार्ज बॉडी है जिसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक, इनफाइनाइट है, विच इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिजेक्टिंग। वो एक क्या है कि कैपेबल है, या वो स्वयं को इतना सक्षम है कि वो क्या कर सके कि एब्जॉर्ब भी कर सकेगा और रिजेक्शन भी कर सकेगा। किसका? अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट का। जो लार्ज स्केल पे वो इस इतना सक्षम है कि वो लार्ज क्या करेगा, वो अनलिमिटेड बहुत सारा हीट ट्रांसफर कर सकेगा या बहुत सारा हीट गेन कर सकेगा या अब्जॉर्ब कर सकेगा। कब करेगा, कब क्या होगा इससे फिर? तो विदाउट एनी अप्रिसिएबल चेंज इन इट्स थर्मोडायनेमिक, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब ये थर्मल रिजर्वायर बहुत सारा हीट ट्रांसफर कर देगा या बहुत सारा हीट अब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन फिर भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये होता है थर्मल रिजर्वायर।
इससे भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे इतना सा ये पूछ लेगा, ये इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, और ये थर्मल रिजर्वायर आपको उस 4 ऑप्शन में दिखेगा कि पूछेगा इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी किसकी होती है, तो आपको ये थर्मल रिजर्वायर याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हीट इंजन। तो ये 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इतना ही रहने देते हैं इसमें। बाकी बच गया हीट इंजन। हीट इंजन के बाद आपका आ जाएगा रेफ्रिजरेटर। उसके बाद आपका आएगा, उसके बाद हीट इंजन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट पंप, रेफ्रिजरेटर। उसके बाद परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। उसके बाद कार्नोट थ्योरम। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कल हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन, उसके बाद हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक, उसके बाद कुछ पॉइंट होगा रिमेंबर याद रखेंगे। उसके बाद परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड या थर्ड काइंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। उसके बाद कार्नोट थ्योरम। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी। ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और इतना अगर समझ में आया है तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, अगर आपको भी फायदा हो रहा है तो आप यहाँ से पढ़िए। तो बात इतनी सी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अगर कोई जेईई का क्लास करता है और सिंपल भाषा में कोई समझना चाहता है तो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मानिए आपका यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है मेरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।